सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं क्या CDM, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। लेकिन सिर्फ CDM ही नहीं देखेंगे बल्कि बाकी भी DM देखेंगे, दैट इज साइमन कमीशन, लाहौर सेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग पहले क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं सो दैट वहीं से उठाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो स्टार्ट हमने करते हैं गांधीयन एरा से, है ना। गांधीयन एरा ही पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो हमने देखा था 9 जन 1915 को गांधी जी वापस लौटते हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया, और इसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देन इनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको थोड़ा सा एडवाइस किया कि थोड़ा सा घूमो टहलो फिरो मौज करो, उसके बाद जो है आराम से लॉन्च करना, ठीक है, जो भी करना हो। तो 1917 से 1918 के बीच में इन्होंने 3 बैक टू बैक सत्याग्रह या फिर स्ट्राइक करी। चंपारण सत्याग्रह बिहार में किसने इन्वाइट किया था? राजकुमार शुक्ला। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 अनुसैया साराभाई। और खेड़ा सत्याग्रह, दोनों कहाँ? गुजरात में, ये कहाँ? बिहार में। इसके बाद एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट पास हुआ, जिसको हम प्यार से रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और रॉलेट एक्ट में क्या था वो हम चीज़ें देख चुके हैं, उतना फिर से वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ मैं। रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो जो 1919 में आता है, इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं गांधी जी। अब जो रॉलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को इसी बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसमें गांधी जी अपने केसरी हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1920 में, और इसको मर्ज करवा देते हैं खिलाफत आंदोलन के साथ। खिलाफत कब लॉन्च होता है? 1 साल पहले 1919। इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, मतलब था तो इंडिया में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन रीज़न इंडिया से नहीं लेना देना था, रीज़न था टर्की से लेना देना, ठीक है। देन हमने देखा इसको लॉन्च तो किया, लेकिन इसको वापस ले लिया चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, है ना। चौरी चौरा कब हुआ था? 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था ये। अब यहीं से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब जब 1922 में चौरी चौरा हुआ और गांधी जी ने वापस ले लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तो यहाँ से, और गांधी जी को जेल भी हो गई थी। अब जब गांधी जी को जेल हो गई तो कांग्रेस जो है अगेन 2 सेक्शन में बट गया। अच्छा पहले बताओ, पहले कब बटा था कांग्रेस? चलो बताइए तुम्हें। 1907 में बटा था, सूरत सेशन हुआ था, रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया था 1907 में, सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। आप ये बता दो मतलब मर्ज कब हुआ था। लेकिन इस तरह का स्प्लिट नहीं हुआ था कांग्रेस में जैसे 1907 में हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की तरह। लेकिन हाँ, एक आइडियोलॉजिकल या फिर हम बोल सकते हैं थिंकिंग में डिफरेंस था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। एक सेक्शन ये बोल रहा था कि अभी तक जो हम बॉयकॉट कर रहे थे, किसका? काउंसिल्स का। काउंसिल का क्या चल रहा था? बॉयकॉट चल रहा था कि काउंसिल में एंट्री नहीं लेंगे, बॉयकॉट करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये एक हिस्सा था, एक पार्ट था। तो एक सेक्शन ये बोल रहा था कि भाई बॉयकॉट को कंटिन्यू रखो, यानी कोई चेंज मत करो, कंटिन्यू रखो और कोई चेंज मत करो। ऐसे लोगों को बोला गया नो चेंजर्स। और एक लोग जो बोल रहे थे नहीं, बॉयकॉट को ख़त्म करो, काउंसिल में एंट्री लो, ऐसे लोगों को बोला गया प्रो चेंजर्स, ठीक है, प्रो चेंजर्स। और प्रो चेंजर्स ने एक पार्टी का गठन किया जिसको हम स्वराज पार्टी इन शॉर्ट या फिर ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन थे? तो अगर हम बात करें तो इसमें थे आपके CR दास, जिसके पहले प्रेसिडेंट, और मोतीलाल नेहरू जो इसके पहले सेक्रेटरी बने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और भी थे जैसे अजमल खान भी थे, बट CR दास और मोतीलाल नेहरू, आपको 2 नाम याद रखने, जवाहरलाल नेहरू के पप्पा जान है, ठीक है। तो ये 1923 तक हमारा सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं, और 1924 में आचार्य बनी, 1925 में आपका, और 1924 में कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, 1925 में आपका CPI फॉर्मलाइज हुई थी कानपुर में, और 1925 में अगर आपको याद हो तो काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी, 1928 में HSRA बना था, 1930 में हमने देखा था क्या हुआ था, चिटगांग आर्मरी रेड हुई थी। खैर वो सारी चीज़ें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन। अभी मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मोंटेगी चर्च फॉर रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक प्रोविज़न ये था कि इसमें जो प्रोविजंस थे ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं ग्राउंड लेवल पे, उसको चेक करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी 1919 में अगर ये आया था एक्ट तो तो 1919 में अगर एक्ट आया था तो कायदे से इसको कब बनना था? 10 साल बाद, मतलब 1929 में बनना चाहिए था। लेकिन ये 2 साल पहले ही कमीशन का गठन कर दिया गया। 1927 में चेयरमैनशिप किसने करी? जॉन साइमन कर रहा था इसकी चेयरमैनशिप, इसीलिए इस कमीशन का नाम पड़ गया साइमन कमीशन। ये भारत आता है 1928 में। इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 जो है सफ़ेद गोरे थे, यानी कि कोई इंडियन नहीं था। और सिर्फ इसी वजह से ही क्या रिस्पॉन्स रहा? सिर्फ इसी वजह से रहा कि इसमें जो है साइमन गो बैक के नारे लगे, यानी पूरी तरह से
बॉयकॉट हुआ। और क्यों हुआ, मैंने रीज़न आपको बता दिया है, क्योंकि इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन। कोई इंडियन नहीं था, यानी आप इंडिया को लेके यहाँ से रिपोर्ट भेजने वाले को इंडियंस को क्या क्या यहाँ पे चाहिए, और इंडियन का ही ओपिनियन नहीं ले रहे हो आप यहाँ पे हम। तो इसलिए अब यहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं, क्योंकि उस समय बर्किन हेड करके सेक्रेटरी हुआ करता था। सेक्रेटरी मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कौन होता था, बर्किन हेड। अभी जो बर्किन हेड इसने चैलेंज किया, अच्छा इतना ही विरोध कर रहे हो तो बना लो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर रिस्पॉन्स हम लोगों ने किया। अब नेहरू यानी कि जो आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनके चेयरमैनशिप में, दैट इज़ मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप पे एक कमीशन बना, ठीक है। और उसने एक रिपोर्ट दी जिसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। ये साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में ऐसे मुस्लिम लीग ने दिल्ली प्रपोजल्स दिए, और 14 पॉइंट जिन्ना ने अपने अलग से 14 पॉइंट्स दिए, और कांग्रेस ने अपने जो है अलग से दिल्ली मैनिफेस्टो को प्रेजेंट किया 1928 में। ये बाकी सब 1928 के टाइम पे ही, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में सारी चीज़ें दी गई। अब होता क्या है, अब लाहौर का सेशन होता है कांग्रेस का। अब यहाँ से होता ये है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो ये बात कर रहे थे पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज ये बहुत पहले से बात कर रहे थे, 1928 में जब साइमन कमीशन आया था। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इसी प्रोटेस्ट में, साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी, है ना। लाला लाजपत राय जी की डेथ जेम्स स्कॉट ने करी थी, लाठी की वजह से, मतलब लाठी चार्ज से डेथ हुई थी, लेकिन गलती से भगत सिंह जी ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। मतलब भगत सिंह, सुखदेव थापर जी ने मिलकर किसकी, राजगुरु जी ने हत्या किसकी कर दी थी, सॉन्डर्स की कर दी थी। और एक इंडियन पुलिस कांस्टेबल भी था। इसी वजह से इनको 23 मार्च 1931 को फांसी होती है। तो 1928 में ही इन लोगों ने बोला कि भाई नहीं, हमारा गोल तो पूर्ण स्वराज होना चाहिए, नहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो बड़े लोगों ने समझाया, रुक जाओ यार, अभी डोमिनेंस स्टेटस कर रहे हैं हम लोग कि भाई हमें डोमिनेंस स्टेटस दे दो। नहीं, अगर डोमिनेंस स्टेटस का ही मांगते हैं तो सीधे हम पूर्ण स्वराज पे अब आ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मान गए वो लोग कि 1 साल वेट कर लेते हैं। जब नहीं दिया गया डोमिनेंस स्टेटस भी, तो फिर 1928 में उन्होंने बोला कि अब तो हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज चाहिए। पे कब कब बोला, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बात क्या कही गई कि फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली, पहली गोलमेज सम्मेलन। अब जो साइमन कमीशन आया था, इसने जो रिपोर्ट पब्लिश करी, इसको लेके डिस्कशन करने के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज करी गई कि भाई सभी लोग, सभी पार्टियों के लोग लंदन में आ जाओ, ये मिल के आराम से मिल बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब ये डिस्कस करने के लिए बुलाया गया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है, रुको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन ऑन है। एक थॉट आया बस मेरे ठीक है, कि लगता है रिकॉर्ड हो नहीं रही है वॉइस, लेकिन हो रही है, क्योंकि यार फिर से अभी तबीयत ठीक है नहीं यार एक्चुअल में ना, क्योंकि काफ़ी थोड़ा फीवर वगैरह आ रहा है। तो अगर फिर से रिकॉर्ड करना पड़ गया तो मेरी फीवर डबल हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो लंदन की अगर बात करें तो लंदन में ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। उसमें से इन लोगों ने बोला कि पहले वाले को बॉयकॉट करेंगे। पहला वाला कब होना था, आप देख सकते हैं 1929 में अधिवेशन होता है, बट पहला वाला होना था 1930 में, दूसरा होता है 1931 में, और तीसरा होता है 1932 में। और यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि अब कांग्रेस का गोल पूर्ण स्वराज होगा, ठीक है। अब देखो, स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कैलकाटा के सेशन में, अगर आपको याद हो किसने प्रेसाइड किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने, 1906 में, है ना, जब बंगाल पार्टीशन हो गया था उसके बाद। तो कलकत्ता में 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, स्वदेशी, बॉयकॉट और स्वराज और नेशनल एजुकेशन को लेके। ये पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, ये उससे अलग है, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे पहला ये भी डिक्लेयर हुआ कि ये हुआ, देखो कांग्रेस के यूजुअली सेशंस कब होते थे, दिसंबर के टाइम पे होते थे, ठीक है। तो अनाउंस हुआ कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए ही, सिर्फ इसीलिए ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं, एनफोर्स करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। हमने अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बट हमने एनफोर्स नहीं किया था, लागू नहीं किया था। रीज़न नेहरू जी ने यही दिया था इसका, ठीक है। अब होता क्या है, तो 31 दिसंबर को नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया जाता है, फहराया जाता है झंडा, भारतीय झंडे को, रावी नदी के तट पर। और रावी नदी का ज़रा मुझे एंशिएंट नेम बताइए कि इसका जो प्राचीन नाम है, ये हम देख चुके हैं हिस्ट्री में, ठीक है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में। और यहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुआ कि अब हम CDM लॉन्च करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, दैट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च करेंगे। बस फिर क्या था, लॉन्च हो गया डंडी मार्च, ठीक है। तो ये डंडी मार्च क्या है, एक्चुअल में डंडी लेके गांधी जी गए थे, इसलिए इसका नाम डंडी तो एक्चुअल में इसका नाम दांडी मार्च है। दांडी मार्च इसलिए पड़ा बिकॉज गांधी जी ने साबरमती जो गुजरात में है आपका, से लेकर दांडी जो कि गुजरात में अगेन, वहाँ से लेकर मार्च निकाला, तो इसको दांडी मार्च बोलते हैं। और यही आपका कहलाता है CDM, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये स्टार्ट कब होता है, ये स्टार्ट होता है 12 मार्च को 1930 को, ख़त्म होता है 4 अप्रैल 1930 को,
और ये मैंने आपको बता दिया 240 मील की डिस्टेंस कवर की जाती है और इसमें टोटल 78 डेलीगेट जो हैं सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, क्योंकि तब तक ये अलाउड नहीं था। ब्रिटिशर्स ने लॉ बना रखा था कि आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस तरह से सॉल्ट बना सकते हैं कोस से, यानी कि मतलब नमक तक पे टैक्स लगा रखा था। ये हालत थी अंग्रेज़ों की। मतलब ये अब वर्ड तो मेरे दिमाग में फिर मुंह में कुछ और आ रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं ठीक है, लेकिन ये मतलब हालत कर रखी थी इन लोगों ने, तो उसी का वॉल्यूशन यहाँ पे किया। 78 डेलीगेट। अच्छा, कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था उसमें कितने डेलीगेट थे? इसी के आसपास ही थे। इसी के आसपास ही थे। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं। 4 मई को गांधी जी को जेल हो गई। ठीक है, इसके बाद ये स्प्रेड कहाँ कहाँ पे हुआ? तो स्प्रेड जो है ये किस रूप में हुआ? रैयतवाड़ी। अब आपको याद आ रहा है रैयतवाड़ी एरियाज़ कौन कौन से थे? तो जो रैयतवाड़ी एरिया थे वहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू नहीं दिया गया। मतलब इस तरह से सीडीएम लॉन्च हुआ, इस तरह से सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब रैयतवाड़ी अगर आपको याद हो तो मैं पूरा आपको रिकॉल करवाता हूँ। ज़मींदारी भी क्योंकि लिखा हुआ, तो ज़मींदारी यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस 1793, देन इसके बाद रैयतवाड़ी मद्रास वाला प्रोविंस 1820, मुनरो एंड रीड। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे महालवाड़ी। ठीक है, होल्ट मैकेंजी या फिर विलियम बेंटिक। कब? 1822। और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे कौन बेस्ड था? ये रैयतवाड़ी। तो जो रैयतवाड़ी एरिया थे, यानी कि जो मद्रास वाले साइड एरिया था, यहाँ पे लोगों ने रेवेन्यू नहीं दिया। ज़मींदारी एरिया वाले में कोई चौकीदार टैक्स नहीं दिया। और सेंट्रल प्रोविंस में डिफाइंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज, यानी फॉरेस्ट लॉज का जो है उल्लंघन किया गया। इस तरह से ये स्प्रेड हुआ दांडी मार्च। किसने कहाँ कहाँ से लीड किया? तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी, मालाबार से के केलप्पन में। ठीक है, और के केलप्पन ने जो है वैकोम सत्याग्रह भी चलाया था 1924 में। अगर आपसे कभी पूछ ले कि वैकोम सत्याग्रह किसने चलाया, तो के केलप्पन ने। उड़ीसा से गोपाल बंधु चौधरी, बिहार से अंबिका कांत, नॉट अंबिका कांत सिन्हा, पेशावर से खान अब्दुल गफ्फार खान। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इन्होंने यहाँ पे रेड शर्ट मूवमेंट चलाया, जिसको बोलते हैं लाल कुर्ती आंदोलन हिंदी में। ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। और इन्होंने किस पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करके इसको चलाया? खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार। ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी बनाई खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसके थ्रू ये रेड शर्ट मूवमेंट चलाया, लाल कुर्ती आंदोलन, और यहाँ पे लीड किया। खान अब्दुल गफ्फार खान वन ऑफ द 2 नॉन इंडियंस में से हैं जिनको भारत रत्न, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। दूसरे कौन है वो आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, धारसाना, जो कि आपका कहाँ पे है? धारसाना वहीं पे गुजरात में, सरोजिनी नायडू। और मणिपुर और नागालैंड में रानी गैदिनलियू। ये भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन पैक्ट। होता क्या है कि अब पहले होता ये है कि जब गांधी जी इसको लॉन्च करते हैं दांडी मार्च को, तो उससे पहले गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं कि बेटा इरविन अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, मान लो 11 डिमांड्स। इरविन बोलता है जाओ ना यार, ठीक है, जो करना है कर लो। ठीक है, तो गांधी बोलते हैं अच्छा बताते हैं अभी। और जब लॉन्च कर दिए, इरविन बोलता है भाई गलती हो गया, भाई मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया सर जी। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है। इरविन बोलता है कि एक चलो समझौता करते हैं। और समझौता ये होता है 14 फरवरी। 14 फरवरी क्यों चुना जाता है? क्योंकि भाईचारे का दिन था ना, इसलिए 1931 को। ठीक है, 1931 को होता है। और यहाँ पे इरविन कुछ अपनी डिमांड रखता है गांधी जी के समक्ष, और गांधी जी अपने रखते हैं डिमांड्स कुछ इरविन के समक्ष। दोनों लोग कुछ कुछ डिमांड्स मान लेते हैं, कुछ कुछ नहीं मानते हैं। जैसे कि गांधी जी ने बोला कि बेटा इरविन, राइट टू मेक सॉल्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन। बोलता है इरविन ठीक है साहब। और कुछ बोलता है जो लोग भी गिल्टी प्रूव नहीं हुए और वो जेल में पड़े उनको रिलीज़ किया जाए। बोलता है ठीक है, मान लिया। फिर और भी चीज़ें थी, जैसे कि मतलब गांधी जी ने बोला कि वहाँ पुलिस इंक्वायरी होनी चाहिए, जहाँ पे मतलब एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए जहाँ जहाँ पे पुलिस ने जब बर्बरता करी है। इरविन नहीं माना। गांधी जी ने बोला कि जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी की जो फांसी होने वाली है, अभी 14 फरवरी के बाद चल रही है, यानी 23 मार्च को जो फांसी होने वाली है उसको टाल दिया जाए। इरविन नहीं माना, ऐसा बोला जाता है। कुछ लोगों की अलग थ्योरी चलती है गांधी जी ने बोला ही नहीं इरविन को ये बात। अब पता नहीं बोला कि नहीं बोला तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो बुक्स में लिखा रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये कुछ। और इरविन ने, गांधी जी ने क्या डिमांड्स मानी इरविन की? कि जो अगली वाली पहली बात तो सीडीएम को सस्पेंड कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक देंगे। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोलमेज सम्मेलन जो कि होने वाली 1931 में, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे 1931 के लास्ट में। ये भी लंदन में होगी। ठीक है, टोटल 3 मैंने आपको बताया था। पहली वाली में तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया नहीं, दूसरे वाले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, गांधी जी ने लीड किया। अब होता ये है कि गांधी जी जब जाते हैं फिर कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो कुछ सेटिस्फैक्टरी कुछ होता नहीं वहाँ पे। निराशा हाथ लगती है वहाँ पे जाने के बावजूद भी। अब जब निराशा हाथ लगती है तो लौट के क्या होता है, लौट के लोग फिर से सीडीएम स्टार्ट कर देते हैं। 1931 में हुआ था ये।
ठीक है, सॉरी, मतलब ये कराची जो सेशन हुआ था 1931 में हुआ था, तो ये गांधी इरविन पैक्ट के जस्ट बाद साइन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले। तो इसमें ये बोला गया था कि ठीक है हम सीडीएम को सस्पेंड कर देंगे थोड़े टाइम के लिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये देखो इरविन ने डिमांड रखी थी कि ऐसा ऐसा करो, गांधी जी ने मान लिया, लेकिन कांग्रेस का सेशन होता था जहाँ पे इस चीज़ पे ठप्पा लगाया जाता था। तो वो कौन सा सेशन था? कराची वाला, जिसको कि सरदार पटेल जी ने प्रेसाइड किया। इन्होंने इस सेशन में बोला गया कि ठीक है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, सीडीएम को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और पूर्ण स्वराज का मतलब बताया गया सबसे पहली बार। जो लाहौर का सेशन हुआ था वहाँ पे कांग्रेस का गोल डिक्लेयर हुआ था पूर्ण स्वराज, लेकिन उसका मतलब आज तक कुछ नहीं पता चला था, स्वराज या फिर पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होगा। तो व्हाट पूर्ण स्वराज विल मीन फॉर द मासेज, ये पहली बार कराची सेशन में, कराची, ठीक है, कराची सेशन में बताया गया। एंड यहाँ पे 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए, एक तो फंडामेंटल राइट को लेके और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है। जितनी भी चीज़ें लिखी हैं एकदम सब इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब ये होता क्या है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कौन पार्टिसिपेट करते हैं 1931 में, लेकिन जैसे मैंने बताया कोई सेटिस्फैक्ट्री कुछ हाथ लगता नहीं है, तो इस वजह से वापस आते हैं, फिर से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये लॉन्च कर देते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोल रहा हूँ, फिर से सीडीएम लॉन्च कर देते हैं। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की क्या बात करें, मैंने आपको बताया 3 हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी। दूसरी वाली में ही सिर्फ गांधी जी या फिर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, अंबेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट किया। अंबेडकर जी के वीकलीज का नाम बताइए, जो हमने सुबह क्लास अपलोड करी तो उसमें बताया था, और गांधी जी के वीकलीज और बुक्स का नाम बताइए, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो इसके बाद जब फिर से लौटते हैं तो फिर से लॉन्च कर देते हैं, और लेकिन जब इस बार निकल के लॉन्च करते हैं तो तुरंत जेल में डाल दिए जाते हैं गांधी जी। और अब यहीं से हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और जेल में ही एक पैक्ट साइन करवाएंगे अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे हमने मेनली सीडीएम के बारे में पढ़ा और उसका प्री मैथ और आफ्टर मैथ दोनों सारी चीज़ें देख ली। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसका माइंड मैप आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और जो लाइक नहीं करेगा ना, कड़ी धूप में तुमको घुमाएंगा, सीटेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जिस तरह हम कड़ी धूप में घूमे और हमें बुखार आ गया तुमको भी घुमाएंगे अगर लाइक नहीं करोगे तुम, ध्यान रखना। थैंक यू।